प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, और कृपया करके इस चैनल को बढ़ाने के लिए आप इसको सब्सक्राइब कीजिए, साथ साथ अपने दोस्तों के बीच में। गुड इवनिंग फ्रेंड्स, आज के अपडेट कुछ इस प्रकार से है। आज हम सबसे पहले शुरुआत करेंगे भारत की परमाणु ऊर्जा से चलित बैलिस्टिक मिसाइल पनडुब्बी के बारे में। आइए हम इसको तफसील से बात करें। भारत की दूसरी परमाणु ऊर्जा से चालित बैलिस्टिक मिसाइल पनडुब्बी आईएनएस अरिहंत को आज कमीशन किया जा रहा है। आईएनएस अरिहंत आईएनएस अरिहंत श्रेणी की परमाणु पनडुब्बी है। इस परमाणु पनडुब्बी को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह विशाखापट्टनम में कमीशन करेंगे। यह पनडुब्बी 6000 टन की है, जो हिंद प्रशांत क्षेत्र में लंबी दूरी तक गश्त लगाने में सक्षम है। इस पनडुब्बी को 750 किलोमीटर तक मार करने वाली परमाणु मिसाइल K-15 से लैस किया गया है। इस परमाणु पनडुब्बी की मदद से पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद से लेकर चीन के यूनान प्रांत तक आसानी से निशाना बनाया जा सकता है। भारत की परमाणु पनडुब्बी को देखकर चीन हरकत में आ गया है। चीन ने अपने 3 जासूसी जहाज़ों को हिंद महासागर में उतार दिया है। ये महाशक्तिशाली चीनी जासूस बंगाल की खाड़ी में उस इलाके में घूम रहे हैं जहाँ से विशाखापट्टनम पर आसानी से नज़र रखी जा सके। चीन का पहला जासूसी सियांग यांग होंग 03 इस समय विशाखापट्टनम और अंडमान निकोबार द्वीप समूह के बीच में मौजूद है और लगातार गश्त लगा रहा है। चीन का दूसरा जासूसी जहाज हेई यांगशी U-718 मलक्का स्ट्रेट के रास्ते हिंद महासागर में दाखिल हुआ है और अंडमान निकोबार के दूसरी ओर मौजूद है। चीन का तीसरा जासूसी जहाज BEIDIA 0996 इस समय श्रीलंका के पास से गश्त लगाकर इंडोनेशिया के पास हिंद महासागर में मौजूद है। चीन के ये तीनों ही जहाज अत्याधुनिक जासूसी उपकरणों से लैस हैं। ये मिसाइल से लेकर सबमरीन तक का पता लगाने में सक्षम माने जाते हैं। इससे पहले इसी श्रेणी का जहाज श्रीलंका पहुंचा था तो भारत ने कड़ा विरोध दर्ज कराया था। विशेषज्ञों का कहना है कि चीन इन जासूसी जहाज़ों को भेजकर हिंद महासागर में अपनी पनडुब्बियों के लिए रास्ता तैयार कर रहा है। साथ ही हिंद महासागर के प्राकृतिक संसाधनों की खोज कर रहा है। चीन दक्षिण चीन सागर पर शिकंजा कर चुका है, अब उसकी नज़र हिंद महासागर पर है। चीन म्यांमार में एक बंदरगाह के रास्ते सीधे हिंद महासागर में उतरने की तैयारी कर चुका है। यही नहीं, सिंगापुर और थाईलैंड जैसे देशों के साथ चीन म्यांमार के रास्ते व्यापार करने पर जोर दे रहा है। म्यांमार में चीन रेलवे दौड़ाने पर काम कर रहा है। चीन मालदीव में भी अपनी पकड़ मजबूत कर चुका है, उसका इस महत्वपूर्ण व्यापारी मार्ग पर प्रभाव काफ़ी बढ़ गया है। चीन का बहुत ज़्यादा व्यापार हिंद महासागर से होता है। उसे डर सताता रहता है कि भारत और अमेरिका मलक्का स्ट्रेट में उसकी घेरेबंदी कर सकते हैं। यही वजह है कि चीन पाकिस्तान के ग्वादर में पोर्ट बना रहा है ताकि वो सीधे पश्चिमी एशिया से जुड़ जाए। मलक्का स्ट्रेट चीन की दुखती रग है। भारत की इस पर पनडुब्बी आईएनएस अरिहंत में कई नई तकनीकों को शामिल किया गया है। इसमें नए सेंसर और पेरिस्कोप लगाए गए हैं। इससे ज़्यादा K-15 मिसाइल को तैनात किया जा सकता है। इस पनडुब्बी में आगे चलकर 3000 किलोमीटर तक मार करने वाली K4 परमाणु मिसाइल को भी तैनात किया जा सकेगा। इस परमाणु पनडुब्बी के शामिल होने से भारत को सबसे बड़ा फायदा यह होगा कि वह दुश्मन के परमाणु हमला होने की स्थिति में इस पनडुब्बी की मदद से जवाबी परमाणु हमला कर सकेगा। विशेषज्ञों का कहना है कि भारत की K-15 मिसाइल से चीन और पाकिस्तान दोनों के महत्वपूर्ण ठिकानों को आसानी से निशाना बनाया जा सकता है। अगर अरब सागर के अरिहंत K-15 मिसाइल को दागती है तो कराची को तबाह किया जा सकता है, जो उसकी आर्थिक राजधानी है। इसके अलावा ग्वादर, लाहौर जैसे शहरों को भी तबाह किया जा सकता है। अगर ये पनडुब्बी पाकिस्तान के तट के पास जाकर हमला करती है तो राजधानी इस्लामाबाद, सेना मुख्यालय रावलपिंडी को भी तबाह किया जा सकता है। इसी तरह से अगर चीन के खिलाफ बंगाल की खाड़ी के उत्तरी इलाके से हमला किया जाता है तो तिब्बत और यूनान प्रांत में तबाही मचाई जा सकेगी। हम बात करते हैं बांग्लादेश की। शेख हसीना के जाने के बाद राजनीतिक अस्थिरता और उथल पुथल से जूझ रहे बांग्लादेश के सामने एक बड़ी चुनौती सिर उठा रही है, जिसका असर भारत पर पड़ने से इनकार नहीं किया जा सकता। बांग्लादेश में कट्टरपंथी इस्लामिक राजनीतिक संगठन हिज़्ब उत तहरीर का असर तेजी से बढ़ रहा है। हिज़्ब उत तहरीर का लक्ष्य इस्लामी खिलाफत को फिर से स्थापित करना और दुनिया भर में शरिया करना है। साल 2009 में बांग्लादेश में हिज़्ब उत तहरीर पर प्रतिबंध लगा दिया गया था, लेकिन शेख हसीना के जाने के बाद मोहम्मद यूनुस के नेतृत्व में कारवाक सरकार बनने के बाद इसके समर्थक सक्रिय हो गए हैं। राजधानी ढाका समेत कई जगहों पर इसके समर्थन में रैलियाँ निकाली गई हैं और उसके समर्थक पोस्टरों की भरमार हो गई है। न्यू इंडियन एक्सप्रेस ने ढाका के राजनीतिक टिप्पणीकार प्रोफेसर नजमुल हसन कलीमुल्लाह के हवाले से बताया कि हिज़्ब उत तहरीर अच्छी तरह से स्थापित संगठन है, जिसमें शिक्षित लोग शामिल हैं। बांग्लादेश के में समाज के सभी वर्गों में उसकी पैठ है। 9 अगस्त को हिज़्ब के समर्थकों ने ढाका में एक रैली आयोजित की, जिसमें शरिया कानून के आधार पर बांग्लादेश में खलीफा की स्थापना की मांग की। इस संगठन की कट्टरता को इससे समझा जा सके, इसने रैली के दौरान विदेशी कंपनियों को बाहर निकालने और गैर मुस्लिम देशों के साथ रणनीतिक समझौतों को रद्द करने का भी आह्वान किया। यह बयानों तक ही सीमित नहीं है, इस संगठन के समर्थक सेना में भी हैं। इस संगठन लोकतंत्र में विश्वास नहीं करता है और लैंगिक अधिकारों के खिलाफ है। महिलाओं के बारे में इसकी सोच बहुत अधिक रूढ़िवादी है। इस संगठन ने भारत में भी अपनी पहुंच बनाई है। भारतीय एजेंसियों ने गुप्त रूप से सक्रिय हिज़्ब उत तहरीर के कुछ सदस्यों को गिरफ्तार किया है, जो अपने नेटवर्क का विस्तार करते नजर आ रहे हैं। उनमें से ज़्यादातर शिक्षित हैं
और छात्रों के जरिए अपना प्रचार प्रसार करते हैं। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, तमिलनाडु ऐसे जुड़ी गिरफ्तारियां हुई हैं। अगर बांग्लादेश में संगठन मजबूत होता है तो इसका असर भारत पर भी पड़ेगा, लेकिन गुप्त रूप से सक्रिय इसके कार्यकर्ता बांग्लादेश के साथ संपर्क स्थापित कर सकते हैं। आइए हम पाकिस्तान के टीटीपी के बारे में बात करें। चरमपंथी संगठन तहरीक तालिबान पाकिस्तान के हमलों से दहशत में आए पाकिस्तान ने संयुक्त राष्ट्र के सामने गुहार लगाई है। इस्लामाबाद ने बुधवार को संयुक्त राष्ट्र को बताया कि पाकिस्तान के अंदर हमला करने के लिए टीटीपी अफगानिस्तान की धरती का इस्तेमाल कर रहा है। पाकिस्तान के केंद्रीय गृह मंत्री मोहसिन नकवी ने अफगानिस्तान के लिए संयुक्त राष्ट्र के विशेष प्रतिनिधि इंदिका रतवाटे के साथ बैठक के दौरान यह मुद्दा उठाया। उन्होंने संयुक्त राष्ट्र से सीमा पर से हो रहे आतंकवादी हमलों को रोकने में भूमिका निभाने का आग्रह किया। पड़ोसी अफगानिस्तान में तालिबान के सत्ता में लौटने के बाद पाकिस्तान में आतंकवादी हमलों में वृद्धि देखी गई है। अफगानिस्तान से लगी उत्तरी सीमा पर टीटीपी ने बड़े हमलों को अंजाम दिया है, जिसमें पाकिस्तानी सुरक्षा बलों पाकिस्तान में विदेश निवेश को खास तौर पर निशाना बनाया गया है। इस्लामाबाद ने अफगानिस्तान के अंदर आतंकवादी ठिकानों के खिलाफ कार्रवाई की बार बार मांग की है, लेकिन काबुल की तालिबान सरकार ने इससे इनकार किया है। टीटीपी के मुद्दे पर अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच सीमा पर काफ़ी तनाव रहा है। पाकिस्तानी न्यूज़ आउटलेट ट्रिब्यून की रिपोर्ट के अनुसार गृह मंत्री और संयुक्त राष्ट्र मंत्रिमंडल के बीच बातचीत के दौरान टीटीपी मुद्दा अफगानिस्तान की धरती का इस्तेमाल मुख्य चर्चा बिंदुओं में से एक था। एक अधिकारी बयान में मंत्री के हवाले से कहा गया कि आतंकवाद एक वैश्विक मुद्दा और पाकिस्तान से सबसे अधिक प्रभावी देश है। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि पाकिस्तान के सुरक्षा बलों, पुलिस और लोगों ने आतंकवाद के खिलाफ युद्ध में कुर्बानी दी है। पाकिस्तानी गृह मंत्री ने संयुक्त राष्ट्र प्रतिनिधिमंडल को पाकिस्तान में होने वाले आतंकवादी हमलों में टीटीपी के शामिल होने के बारे में जानकारी दी है। नकवी ने कहा कि टीटीपी इन हमलों के लिए अफगानिस्तान की धरती का इस्तेमाल कर रहा है, जिसे रोका जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान अफगानिस्तान में शांति स्थिरता चाहता है और इस संबंध में हर संभव सहायता कर रहा है। उन्होंने पाकिस्तान में से अफगान शरणार्थियों को वापस भेजे जाने के बारे में भी जानकारी दी। ये हम बात करें मालदीव की। श्रीलंका की तरह चीन के ऋण जाल में फंस चुके मालदीव में आर्थिक संकट गहराता जा रहा है, जिससे देश की राजनीतिक स्थिरता और सामाजिक संतुलन पर खतरा मंडरा रहा है। राष्ट्रपति मोहम्मद मुइज़्ज़ू के कार्यकाल में देश का कर्ज लगातार बढ़ रहा है, विदेशी मुद्रा भंडार घट रहे हैं और विदेशी सहायता पर निर्भरता बढ़ती जा रही है। खासकर चीन से मार्च 2024 तक मालदीव का कुल कर्ज 8.3 अरब अमेरिकी डॉलर तक पहुंच गया है, जो देश की जीडीपी का 110% है। इसमें से 3.4 अरब डॉलर का भारी कर्ज है, जो जीडीपी का 45% है। चीन का मालदीव पर 1.11 अरब अमेरिकी डॉलर का कर्ज है, जो मालदीव की जीडीपी का 14.77% और भारी कर्ज का 32.8% है। इस स्थिति ने मालदीव की आर्थिक स्वतंत्रता, राजनीतिक संतुलन पर सवाल खड़े कर दिए हैं। इस संकट से निपटने के लिए राष्ट्रपति मुइज़्ज़ू की सरकार विभिन्न देशों से वित्तीय सहायता मांग रही है। उन्हें चीन से 200 मिलियन अमेरिकी डॉलर का अनुदान और 350 मिलियन अमेरिकी डॉलर का सॉफ्ट लोन मांगा है। इसके अलावा उन्होंने आबू धाबी, सऊदी अरब, यूएई और अन्य देशों से भी आर्थिक मदद की अपील की है। चीन ने 10 मिलियन अमेरिकी डॉलर का अतिरिक्त नकद अनुदान देने का वादा किया है, लेकिन ये प्रयास मालदीव की विशाल वित्तीय जरूरतों को पूरा करने के पर्याप्त नहीं है। मालदीव के घटते विदेशी मुद्रा भंडार और बढ़ते कर्ज की अदायगी की चुनौतियाँ राष्ट्रपति मुइज़्ज़ू के लिए एक बड़ी चुनौती बन गई है। मालदीव की अर्थव्यवस्था एक गंभीर संकट से दौर से गुजर रही है और इसके समाधान के लिए ठोस कदम उठाने की जरूरत है। आइए हम पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत के बारे में बात करें। पाकिस्तान के सिंध प्रांत के गवर्नर कामरान टेसोरी ने बुधवार को बेबुनियाद आरोप लगाया कि बलूचिस्तान में हाल में हुए घातक हमलों के पीछे भारतीय खुफिया एजेंसी रिसर्च एंड एनालिसिस विंग रॉ और पड़ोसी अफगानिस्तान का हाथ है। उन्होंने कहा कि अफगानिस्तान में मौजूद रॉ का सेटअप पाकिस्तान में आतंकवादियों को मदद कर रहा है। पाकिस्तानी अखबार ट्रिब्यून की रिपोर्ट के अनुसार टेसोरी ने कहा कि हमारे खिलाफ यह साजिश 2 जगहों से रची जा रही है। यह अफगानिस्तान में मौजूद रॉ से जुड़ी हुई है और सभी गतिविधियां हमले अफगानिस्तान में रॉ के सेटअप के जरिए पाकिस्तान में की जा रही है। उन्होंने हमला करने वालों को राष्ट्रवादी बताया, जो पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था और उसके सशस्त्र बलों के पीछे पड़े हैं। उन्होंने कहा कि सऊदी निवेश, चीन पाकिस्तान आर्थिक गलियारे के विकास और यूएई और तुर्की जैसे देशों के साथ पाकिस्तान के संबंधों में सुधार होता है, ये हमले बढ़ जाते हैं। टेसोरी ने कहा कि भारतीय खुफिया एजेंसी के खिलाफ झड़ उगलते हुए कहा कि रॉ नहीं चाहती कि सीपीसी परियोजनाएं पाकिस्तान में पूरी हों। वे नहीं चाहते कि पाकिस्तान पड़ोसी देशों से संबंधों में सुधार करे। पिछले सप्ताह में आखिरी में बलूचिस्तान में आज़ादी के समर्थक विद्रोहियों ने बड़ा हमला किया था। बलूचिस्तान के मुख्यमंत्री मीर सरफराज बुख्ती ने बताया कि हमले 38 मासूमों की जान ले गया। वहीं पाकिस्तानी सेना ने बताया कि विद्रोहियों के खिलाफ कार्रवाई में सुरक्षा बलों के 14 जवान मारे गए थे। बलूच आतंकवादियों ने एक राजमार्ग पर कब्जा कर लिया था, जिसमें 23 लोगों को मार दिया गया था। बलूच विद्रोहियों ने इन सभी को सेना या सुरक्षा बलों का जवान बताया था। बलूच विद्रोहियों ने दावा किया था कि उन्होंने अलग अलग हमलों में 60 से अधिक लोगों को मारा है। बलूच विद्रोहियों का हाल के वर्षों में सबसे बड़ा हमला है। मंगलवार की रात बलूच विद्रोहियों ने एक और महत्वपूर्ण राजभवन पर कब्जा करने का प्रयास किया, लेकिन पाकिस्तानी सुरक्षा बलों के हस्तक्षेप के बाद उन्हें पीछे हटना पड़ा।
बलूच नेशनलिस्ट पाकिस्तान से अलग होकर बलूचिस्तान को अलग देश बनाना चाहता है। बलूचिस्तान बंदरगाह, सोने और तांबे की खदान और चीनी नेतृत्व वाली परियोजनाओं के चलते पाकिस्तान के लिए महत्वपूर्ण है। आज के लिए बस इतना ही, बाकी मिलते हैं कल आपसे नई खबरों के साथ। धन्यवाद।